बस बिल्कुल आराम आराम से। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पार्थेनोकार्पिक फल का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन पार्थेनोकार्पिक फल का उदाहरण है। ऑप्शन है संतरा, अनार, केला, नाशपाती। तो इसमें उत्तर होगा केला। ठीक है। हाँ, एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि निम्नांकित में से कौन पार्थेनोकार्पिक फल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। आंसर इज बनाना। पेरीपैटस किसके बीच की संयोजक कड़ी है। पेरीपैटस किसके बीच की संयोजक कड़ी है। इसका उत्तर होगा एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। आंसर है एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल है डार्विन संबंधित हैं। डार्विन संबंधित हैं। तो इसका जवाब, इसका ऑप्शन है उत्परिवर्तन से, अकार्बनिक विकास से, प्राकृतिक चयन से, या इनमें सभी। तो इसका जवाब होगा प्राकृतिक चयन से। ठीक है। तो याद रखिएगा, डार्विन संबंधित हैं प्राकृतिक चयन से। इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, ये अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अगला सवाल है आवृतबीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आवृतबीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है। तो इसका जवाब होगा त्रिगुणित। इंग्लिश में कहें तो विच टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। तो इसका जवाब होगा ट्रिप्लॉइड, यानी कि त्रिगुणित। अगला सवाल है अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लीय आवरण क्या कहलाता है। अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लीय आवरण क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा कोरोना रेडियाटा। फिर से सुन लीजिए इसको, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सभी प्रश्न बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लीय आवरण क्या कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ ओवम एट द टाइम ऑफ ओवोल्यूशन। इसका जवाब होगा कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा। ठीक है। अगला सवाल है बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं। ये आपको पढ़ाया हुआ है। बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं। इसका जवाब होगा अनिषेक जनन। इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। अगला है एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है। ए हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ गैमेट इज कॉल्ड। इसका जवाब होगा जीनोम।
ठीक है, इसका जवाब होगा जीनोम। अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपको पढ़ाया जा चुका है लेसन 4 में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नहीं, ये आपका मानव स्वास्थ्य और रोग जो चैप्टर है उसका है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोग जनक है? ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन कैसे देता है, टिटेनस, चिकन पॉक्स, फाइलेरियसिस और डिसेंट्री। अब आपको हम बताए थे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो है वो पेचिस होता है, और पेचिस को ही इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है डिसेंट्री। ठीक है, अगला सवाल है डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नांकित में से किसके मध्य में पाया जाता है? चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। हाय रवि, लोकेश, गुड्डू, सभी को हेलो हाय। पहले पढ़ लो भाई, फिर हम लोग बहुत सी बातें करेंगे। समय रहा तो कुछ कविता भी सुना देंगे। बहुत दिन बाद हम लाइव आए हैं, लेकिन पहले पढ़ाई, बाद में एंजॉय। अगला सवाल है डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नांकित में से किसके मध्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर आप नोट कर सकते हैं, पूरक क्षारों के मध्य, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। ठीक है, एक बार और ये इंपॉर्टेंट है कि डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नांकित में से किसके मध्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पूरक क्षारों के मध्य। अगला है धंसे रंध्र किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं? धंसे रंध्र किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं? इसका जवाब होगा मरुद्भिद। हाँ, मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उसको मरुद्भिद कहते हैं। तो मरुद्भिद पौधों में जो है रंध्र यानी कि जो छिद्र होता है ना, वो धंसे हुए होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मरुद्भिद को ज़ेरोफाइट्स, XEROPHYTES, इसको पढ़ते हैं ज़ेरोफाइट्स। तो धंसे रंध्र किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं? ज़ेरोफाइट्स। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि पहले हम सवाल आपसे पूछते हैं और आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं, कितने लोग दे पाते हैं। स्तन ग्रंथियां, गौर से सुनिएगा, स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है? स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है? एड्रीनल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो इसका जवाब होगा श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं स्वेट ग्लैंड, है ना, ये त्वचा के नीचे पाया जाता है जिससे पसीना निकलता है। तो श्वेत ग्रंथि ही रूपांतरित हो करके और मेमरी ग्लैंड जो है ना, बना लेता है, यानी कि स्तन ग्रंथि में बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है? तो श्वेत ग्रंथि, बिल्कुल सही, श्वेत ग्रंथि। सुरेंद्र कुमार, बिल्कुल सही। संदीप, आगे है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है? Which one is a good vector in genetic engineering? तो इसका हम ऑप्शन नहीं देंगे, लंबा लंबा ऑप्शन है, सीधे उत्तर जानिए। इसका उत्तर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। फिर से सुनिएगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन एक अच्छा संवाहक है? तो इसका जवाब होगा
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है। अगला जवाब सवाल है, विशिष्ट विशिष्ट स्थलों पर, ये हाल ही में आपको हम पढ़ा चुके हैं, विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? विशिष्ट, ये आप बता सकते हैं, अभी हम ऑप्शन देंगे, सुनिएगा ध्यान से। विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आप जवाब दे सकते हैं, जो दे सकते हैं वो कमेंट कीजिए। क्या होगा? विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाला एंजाइम, विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाला एंजाइम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है ना। अगला सवाल है, पादप प्लवक क्या कहलाते हैं? पादप प्लवक क्या कहलाते हैं? ठीक है। ऑप्शन है स्वपोषक, विषम पोषक, मृतजीवी, इनमें से सभी। इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। पादप प्लवक क्या कहलाते हैं? स्वपोषक, विषम पोषक, मृतजीवी, इनमें से सभी। बोलिए, कमेंट कीजिए। इसका जवाब होगा, नहीं सभी नहीं होगा, इसका जवाब होगा स्वपोषक। ठीक है। क्या होगा? इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना। अगला है, चराई खाद्य श्रृंखला में, अगर इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। ये 10th में भी पढ़ना है, ये टॉपिक 12th में पढ़ना है, लेकिन अभी इसकी पढ़ाई नहीं हुई है। सवाल सुनिएगा, चराई खाद्य श्रृंखला में, आहार श्रृंखला की बात हो रही है, फूड चेन। चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो देखिए, उत्पादक तो जो है जंतु कभी उत्पादक कहलाता ही नहीं है। और यहाँ कह रहा है कि मांसाहारी, तो यानी कि जंतु का बात कर रहा है, तो जंतु कभी उत्पादक नहीं होता, उत्पादक केवल पौधा होता है। तो दो गो तो ऐसे ही छट गया, प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक, ये तो दोनों होगा नहीं। अब रहा कि प्राथमिक उपभोक्ता की द्वितीयक उपभोक्ता, तो इसमें मांसाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कभी नहीं हो सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे घास है, तो घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाएगा, तो घास जो है वो उत्पादक हुआ। ठीक है, घास हो गया उत्पादक, और हिरन हो गया, घास को खाया तो प्राथमिक उपभोक्ता, और हिरन को खाएगा बाघ या शेर जो भी है, तो बाघ जो है वो क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मांसाहारी हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, समझ आ रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बीच बीच में कमेंट करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई होता रहे। मानव भ्रूण में अंग तथा अंक कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं? मानव भ्रूण में हम चाहते तो इस जो प्रश्न था मेरे पास जो आया, तो हम इसको जो है बना करके कल जहाँ भी क्लास था कल उसको जो है क्लास में करवाते, लेकिन कल हम सोचे कि अगर कल किसी का एग्ज़ाम होगा बायो का, चूँकि सब कॉलेज अपने अपने हिसाब से ले रहा है, तो उसको तो लाभ नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आज रात ही में लोग को बता दिया जाए, है ना। तो बस आप लोग के लिए, है ना, हम बिल्कुल रेडी हो गए तुरंत। तो अगला सवाल है कि मानव भ्रूण में अंग तथा अंक कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं? ऑप्शन ये आप बता सकते हैं।
8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 5वां महीना, पहली तिमाही। तो देखिए जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में आंसर है। दो तो ऐसे ही छट रहा है, क्वेश्चन है कि कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं। अतः दो ऑप्शन में तो है 5वां महीना और पहला तिमाही, तो ये दो तो ऐसे ही छट गया। सप्ताह का पूछ रहा है तो 8 सप्ताह और 12 सप्ताह, तो इसमें जवाब हो जाएगा 8 सप्ताह। क्या हो जाएगा? 8 सप्ताह। ठीक है। अगला सवाल है, कालचीसीन निम्नांकित में से किसमें हस्तक्षेप करता है? सुनिएगा, कालचीसीन निम्नांकित में से किसमें हस्तक्षेप करता है? इसका जवाब होगा स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में धुरी संगठन, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, बाई गुणसूत्र कैसा होता है? बाई गुणसूत्र कैसा होता है? एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक? तो इसमें जवाब होगा, ये 11th में पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में, हम हाल ही 11th वालों को पढ़ा रहे थे। ये इसमें जवाब हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। याद रखिएगा, बाई गुणसूत्र जो है वो एक्रोसेंट्रिक टाइप का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इसका तो जवाब बिल्कुल आप ही लोग को देना है ना, मैं तो दूंगा ही नहीं। पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है? अब ये देखिए, पत्थर चट्टा अभी आप लोग, हो सकता है कुछ लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन दूसरा नाम बोलेंगे इंग्लिश वाला तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ब्रायोफिलम किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है? पढ़ाए थे आपको, याद है? पहले ही चैप्टर का सवाल है ये कि ब्रायोफिलम में किसके द्वारा जनन होता है। थोड़ा देर हम वेट करते हैं, आप जवाब दीजिए जल्दी से, कमेंट करिए। ऑप्शन है जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और कंद के द्वारा। क्या होगा? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, कंद के द्वारा। बिल्कुल सही सुरेंद्र कुमार, पत्तियों के द्वारा, बिल्कुल सही। पत्तियों द्वारा जनन होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ना, बताया हुआ है आपको। ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा जनन होता है। ब्रायोफिलम को ही हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए विपिन मेहता, बिल्कुल सही, पत्तियों द्वारा। अगला सवाल है, मृदु जलीय स्पंज की, ये भी आपको बताया हुआ है, मृदु जलीय स्पंज की आंतरिक मुकुलन को क्या कहा जाता है ना? मृदु जलीय स्पंज की आंतरिक मुकुलन को क्या कहा जाता है? कंद, जेम्मा, जेम्यूल या ऑस्कुलम? ये आपको बताया हुआ है। द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पंजेस आर कॉल्ड ट्यूबर्स, जेमा, जेम्यूल या ऑस्कुलम? इसमें जवाब होगा जेम्यूल। ठीक है ना, आपको बताए थे कि जेम्यूल किस में बनता है, तो बताए थे ना कि स्पंज में। अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नहीं, एमपी में नहीं है जी, सुरेंद्र कुमार एमपी में नहीं है। और कोई प्रयास करिए। बिल्कुल सही, विकास यादव यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला सवाल है, लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का, ध्यान देंगे, लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण
किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है बीज बैंक, जीन लाइब्रेरी, हर्बेरियम, कलम बंधन द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रयास करिए। लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? बीज बैंक, जीन लाइब्रेरी, हर्बेरियम, कलम बंधन। इसमें होगा बीज बैंक, ठीक है। और इंग्लिश में बीज बैंक को सीड बैंक नहीं लिखता है, जीन बैंक लिखता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण है ना, बीज बैंक यानी कि जीन बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है जीवाणु, हाँ पहले इसको देखते हैं। प्लाज्मिड कौन है, ठीक है ना। तो प्लाज्मिड कौन है, इसका जवाब होगा, सीधे आपको बता रहे हैं, PBr332, PBr332 ये प्लाज्मिड है। ये आपको अभी लेसन 11 में आपको पढ़ाया जाएगा। किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? तब फिल्म एगो हॉलीवुड का बना था जुरासिक वर्ल्ड, और उससे पहले बना था जुरासिक पार्क, याद है? देखे हैं कोई? ये डायनासोर उसमें दिखाया गया है। तो डायनासोर के बारे में पूछ रहा है कि किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे। ऑप्शन है जुरासिक, त्रियासिक, क्रीटेशियस या इनमें कोई नहीं। तो इसमें तो जाहिर सी बात है, हम तो फिल्म ही देखे हैं जुरासिक पार्क, तो इसमें हो जाएगा जुरासिक, है ना। जुरासिक काल में डायनासोर जो है वो प्रमुख जीव थे। अगला सवाल है, हाँ कुछ जो सवाल हैं मुझे समय नहीं मिल पाया है, तो जो हमको आता था वो मैं बना चुका हूँ, और जो कुछ छूटेगा उसको फिर आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ अभी और सवाल है। सवाल है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देंगे कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है फिलोजेनी। ध्यान देंगे, फिलोजेनी। अगला सवाल है सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में, ये आपको पढ़ाया हुआ है। सरोगेट मदर के बारे में मैंने आपको बताया है। सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डिंब का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसमें जवाब हो जाएगा GIFT, ठीक है ना। फिर से आप सवाल सुन लीजिए। सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डिंब का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा GIFT, ठीक है, जिफ्ट। ध्यान देंगे। अगला सवाल है प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? तो इसका जवाब होगा 2 चक्र, ठीक है, डबल रिंग। अगला सवाल है अनुवादन की क्रिया। अब देखिए अनुवादन हिंदी है, इंग्लिश बोलते हैं, आप समझिएगा ट्रांसलेशन, हाल ही पढ़ा है आपको। अनुवादन की क्रिया निम्नांकित में से किस जगह होती है? केंद्रक में, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में, इनमें सभी में। तो यहाँ पर होगा इसका जवाब इनमें सभी में, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल है यूकैरियोट्स में, हाँ बिल्कुल सही, यूकैरियोट्स में DNA पैकेजिंग का गठन यूकैरियोट्स में
डीएनए पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब होगा न्यूक्लियोसोम। क्या होगा? न्यूक्लियोसोम। फिर से सवाल सुन लीजिए। यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। अगला सवाल है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं? आपको बताया हुआ है, हाल ही में इसको पढ़ाया गया है। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। शॉर्ट में कहीं कहीं एच बॉन्ड भी लिखता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंधन। ठीक है। उसके बाद है कि टीबी का रोग जनक कौन है? तो आपको बताया हुआ है कि टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो यहां पर इसका जवाब हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। ठीक है। अगला सवाल है, प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिकाओं तथा टी कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? ठीक है। टी कोशिका और बी कोशिका, तो आपको हाल ही ये पढ़ाए थे। हाँ, पढ़ाया जा चुका है आपको कि बी कोशिका और टी कोशिका क्या है। बी और टी लिम्फोसाइट कोशिका है ना। और लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, इंग्लिश में बोन मैरो, है ना। बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ओके, अस्थि मज्जा में। और ये देखिए, अफीम का बात आ गया, है ना। अफीम, अफीम जब आपको ड्रग्स वाला चैप्टर जो बता रहे थे, अफीम से ड्रग्स तैयार किया जाता है। अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो आपको बताया हुआ है पैपेवर सोमनीफेरम। अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? पैपेवर सोमनीफेरम। अगला सवाल है जो कि आप पर छोड़ेंगे, आप लोग पर ऑप्शन देंगे हम। एलिसा का प्रयोग निम्नांकित में से किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? ऑप्शन है हे फीवर, टाइफाइड, टिटेनस या एड्स। हम वेट करेंगे आप लोगों का कमेंट का। एलिसा का प्रयोग निम्नांकित में किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? बिल्कुल सही है, एड्स, है ना। बिल्कुल सही। अगला है, शोर प्रदूषण किसमें मापा जाता है? शोर प्रदूषण जो है ये डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, डेसिबल में। ध्वनि की इकाई है डेसिबल। अगला सवाल है, मुख्य वायु प्रदूषक, तैयार रहिएगा, ये आप लोगों के लिए है। मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन परत का अवक्षय करता है ना, निम्न में से कौन है? CO2, SO2, CO या CFC? ओजोन परत का अपक्षय, ये 10वां में भी पढ़ना था। ओजोन परत का अपक्षय जो है वो कौन करता है मुख्य रूप से? CO2, SO2, CO या CFC? चलिए कमेंट करिए। दो कमेंट आया है और वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है CFC। फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। SO2 नहीं होगा, CFC इज राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला सवाल है, पॉम्फ्रेट क्या है? पॉम्फ्रेट क्या है? ऑप्शन लिखिएगा कमेंट में, हम ऑप्शन बोल रहे हैं। पॉम्फ्रेट क्या है? ए मृदु जलीय मछली, बी कटल मछली, सी समुद्री मछली, डी सिल्वर मछली। पॉम्फ्रेट क्या है? कमेंट करिए।
पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सही। और भी लोग जल्दी। पॉम्फ्रेट समुद्री मछली है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, रानीखेत निम्न में से किसकी बीमारी है? तैयार रहिए, थके नहीं ना है आप लोग। अभी हम नहीं थके तो आप लोग को तो थकना नहीं चाहिए। चलिए पहले जवाब दीजिए कि थके हैं कि नहीं थके हैं। नहीं। हाँ, रानीखेत निम्न में से किसकी बीमारी है? मुर्गियों में होता है। चलिए बिल्कुल सही है, रानीखेत मुर्गियों की बीमारी है। चलिए अगला सवाल है, क्रायो प्रिजर्वेशन, इंग्लिश में कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, हिंदी में हिम परिरक्षण। हिम परिरक्षण किसके लिए उपयोगी होता है? तो यहां पर ऑप्शन है, नवजात भ्रूण के लिए, जीवित कोशिका के लिए, बीज का संरक्षण के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसमें जवाब होगा इनमें से सभी के लिए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है, ग्राफियन पुटक किस हार्मोन द्वारा अनुरक्षित रहता है? ग्राफियन पुटक किस हार्मोन द्वारा अनुरक्षित रहता है ना? ग्राफियन फॉलिकल इज मेंटेन्ड बाई विच हार्मोन? तो इसमें याद रखिएगा हार्मोन का नाम FSH। FSH का फुल फॉर्म ही होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ग्राफियन पुटक जो है किस हार्मोन द्वारा अनुरक्षित रहता है ना? FSH द्वारा। अगला सवाल है, BOD क्या इंगित करता है, मतलब क्या बताता है? BOD आपको पढ़ाया हुआ है, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम बताए थे आपको जब पढ़ाए थे तो कि BOD जो है, जिस जल में जितना ज्यादा BOD होगा, जिस जल का BOD जितना अधिक होगा, वह जल उतना ही प्रदूषित माना जाएगा। तो ऑप्शन है उच्च BOD क्या इंगित करता है? तो अत्यधिक प्रदूषित जल, है ना। चलिए कुछ और सवालात हैं, देख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और हिंदी में कहिएगा हरित घर प्रभाव, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से होता क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में, तो उसका जब मात्रा बढ़ रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड एक ताप शोषक गैस है, वो ताप को ऑब्जर्व करता है, रिलीज नहीं करता है, मतलब अवशोषित करता है, मुक्त नहीं करता है। तो अवशोषित करता है, तो इसके वजह से क्या है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उससे एक इफेक्ट पैदा होता है, उस इफेक्ट को कहते हैं हरित गृह प्रभाव, इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अगला सवाल है, एक जीवाश्म क्या होता है? तो जीवाश्म जो है वो चट्टानों के नीचे जो है, जो जीवों के जो अवशेष दब जाते हैं और दब करके सुरक्षित रह जाते हैं, उसको जीवाश्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा अतीत का जैविक अवशेष, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रस्तावित किया, ह्यूगो डी ब्रीज जो है वो कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूगो डी ब्रीज जो है वो म्यूटेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, यानी कि हिंदी में
उत्परिवर्तन का सिद्धांत, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये, कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है जो कि आपको पढ़ाया हुआ है, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेनिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? अगर आप नहीं भूले होंगे तो ये आपको पढ़ाए हैं हम। रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेनिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो इसका जवाब होगा मोनेस्कस परपुरियस। ठीक है, मोनेस्कस परपुरियस। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए उपयोगी थे, जो आपको हमने बता दिया। और भी जो कुछ सवाल कुछ बचे हुए रह गए हैं उन्हें भी मैं प्रयास करूंगा कि जल्द ही, है ना, कर दिया जाए कंप्लीट। अगर मौका मिला, समय रहा तो कल भी इस समय हो सकता है रूबरू हो जाए हम लोग। चलिए फिर कभी मिलते हैं। गुड नाइट।